हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं करेंट अफेयर्स जो मेरी क्लास चल रही है आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में, आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जो हम करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन जो हम डेली डिस्कशन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप भी हमारे साथ मिल करके करेंट अफेयर्स का जो है डिस्कशन करिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, और बहुत ही तेज़ी से जो है मैं करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करूँगा। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो बीते वर्ष 2022-2023 में भारत का जीडीपी विकास कितना दर रही है। तो सबसे पहले है कि जो 2022-23 में जो जीडीपी यानी ग्रोस डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है जीडीपी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट यानी कि घरेलू सकल उत्पाद, उसमें भारत का जो है कितना वृद्धि हुई है। तो उसमें भारत जो है 7.2% की वृद्धि की है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीडीपी की जो गणना करती है, जीडीपी को नापने का काम जो करती है वो कौन करती है। तो जीडीपी का नापने का काम जो करती है एनएसओ करती है। क्या चीज़? एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है जीडीपी नापा जाता है। तो 2022 और 2023 कुछ दिन पहले जो चल रही थी चर्चा में कि आरबीआई ने 2023 के ये जो प्रत्येक 3 माह पर ये जो जीडीपी हमारी है घरेलू सकल उत्पाद जो है, इसका मतलब कि जीडीपी का मतलब यह होता है कि अगर जो आप अपने देश की सीमा के अंदर कितना जो है वृद्धि करते हैं और कितना उसका उपभोग करते हैं और कितना जो है निर्यात करते हैं, इसी को जीडीपी कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो आरबीआई अनुमान लगाई थी, सभी बैंकों ने एसबीआई और आरबीआई जो अनुमान लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा जो है जीडीपी हमारा सकल घरेलू उत्पाद 2022 और 2023 में निकल के आया है। 6.1% जो है आरबीआई ने बताया था कि इतना प्रतिशत जो है वृद्धि करेगी जीडीपी में, और एसबीआई ने भी लगभग 6% का ही अनुमान लगाया था। लेकिन जो फाइनली रिजल्ट आई हमारी जीडीपी की सकल घरेलू उत्पाद की, वो 7.2% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 7.2% की। अब बारी बारी से जानेंगे कि जीडीपी की जो है कितना आई है। तो सबसे पहले 2018 और 2019 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हमारा जीडीपी की थी? 6.5%। लेकिन 2019 और 2020 में कोरोना यानी कोविड की वजह से कुछ कमी थी, और उस टाइम कोविड आया था तो 3.9% हो गया था। उसके बाद 2020 और 21 में जो जीडीपी है वो घट गई थी क्योंकि उस समय कोरोना के चारों तरफ लॉकडाउन था, और चारों तरफ लॉकडाउन, सभी घर में थे। कोई जो है इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे कोरोना का बीमारी उससे बचने के लिए क्वारंटीन लग गया था और लॉकडाउन लग गई थी, जिसके कारण जो है सकल घरेलू उत्पाद में काफ़ी गिरावट आई थी, और यह गिर करके 5.8% हो गई थी। फिर 2021 और 22 में कुछ जो है वृद्धि हुई, और 5.8% की जो घाटा हुई थी उसके ऊपर जो है 9.1% की जो है वृद्धि हो गई थी 2021 और 22 में। और जो 2022 और 23 में जो जीडीपी हमारी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद आई, वो वृद्धि हुई है 2022 और 2021-22 की अपेक्षा 7.2%। तो फाइनली आ गई है। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाली है। अब इसमें क्या कहता है कि 2022 और 23 में तो ये परसेंटेज में आप बता दिए कि 7.2% जो है कि इसकी वृद्धि हुई है, लेकिन रुपया में कितना वृद्धि हुई? तो 160.06 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है, जबकि 2021 और 22 में रियल जो जीडीपी थी 149.26 लाख करोड़ की जो है वृद्धि हुई थी। तो
ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये जो जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखनी होगी। तो रुपया में भी बता दिया हूँ, और जो अनुमान लगाई थी एसबीआई और आरबीआई बैंकों ने, उससे कहीं ज़्यादा 7.2% की जो है वृद्धि हो गई है सकल घरेलू उत्पाद में। और मैं मंथली का जब बात कर लेता हूं, अप्रैल से लेकर के जून तक कितना की वृद्धि हुई थी, तो 13.5% की वृद्धि हुई थी। और जुलाई से सितंबर के बीच जो हुई थी 6.3% की वृद्धि हुई थी। अक्टूबर से दिसंबर की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 4.4% की वृद्धि हुई थी। जनवरी से मार्च तक के 6.1% की वृद्धि हुई थी। कितना, याद ध्यान में रखिएगा कि जनवरी से मार्च अभी जो लेटेस्ट चल रही है, मैं बताया था कि आपको 3 महीने की जो है 3 महीने पर जो है जीडीपी यानी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है नापा जाता है, तो प्रति 3 महीने पर नापा जाता है। और जनवरी से मार्च के लेकर के 6.1% की जो है वृद्धि हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, तो ये मैं मंथली बताया हूँ कि मंथली में जो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है इतना की वृद्धि की है। और मैं ये वार्षिक बताया हूँ कि साल में जो है कितना साल में, यानी कि 2022-23 की जो फाइनली रिजल्ट है उसमें भारत का जो है जीडीपी में यानी ग्रोस डेवलपमेंट सकल घरेलू उत्पाद में कितनी % की वृद्धि हुई है, तो 7.2% की जो है वृद्धि हुई है। और नेक्स्ट हम लोग कुछ जान लेते हैं जीडीपी नापने का एक फार्मूला होता है C+I+J प्लस क्या चीज़ है X-A। तो अब C माने क्या चीज़ होता है, कंज्यूमर एक्सपेंसेज होता है, और I का मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होता है, और गवर्नमेंट G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सडीचर होता है, और एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट होता है। तो इसी के द्वारा कितना जो है कस्टमर इस वस्तु को खरीद रहे हैं, कितना इंपोर्ट हो रही है, कितना एक्सपोर्ट हो रही है, कितना जो है इस वस्तु को बनाया जा रहा है, और कितना कब इस पर पूंजी जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये सारे को देखते हुए जो है हम लोग जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या चीज़ है राजकोषीय घाटा। अभी जान रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध के कारण सभी देशों में जो है धीरे धीरे राजकोषीय घाटा लग रही है। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है कि आप जितना पूंजी इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी जितना जो आप उत्पादन करने में पूंजी को इन्वेस्ट किए हैं, उससे जो है आपको घाटा लगी है या फ़ायदा हुई है, इसे नापा जाता है। तो अमेरिका अभी हाल फिलहाल में जान रहे हैं कि अमेरिका का राजकोषीय घाटा जो है काफ़ी गिर गई है, और अमेरिका कर्ज में डूब चुका है, और अमेरिका जो है जितना उसको 123 लाख करोड़ जो $123 जो लाख करोड़ डॉलर है उनको कर्ज लेना होता है। 3 महीने जनवरी से मार्च तक ले लिए हैं, और इनको फिर से इतना उनका राजकोषीय घाटा गिर गया है कि वह अपने जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दे पा रहे। लेकिन उससे बढ़िया भारत की जो है बहुत बढ़िया अभी स्थिति, भारत की बहुत बढ़िया स्थिति है। तो राजकोषीय घाटा में भारत की जो है कितना % की घाटा लगी है, तो 6.4% की जो है राजकोषीय में भारत को घाटा लगी है। कितना में, पूरा ओवरऑल अगर जो नापे थे तो हम लोग कितना आया था, तो ओवरऑल में 6.2% की जीडीपी में भारत की वृद्धि हुई थी। लेकिन राजकोषीय घाटा यानी राजकोषीय यानी राज्य के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसमें घाटा की पूछ दे अगर जो, तो 6.4%। और राजकोषीय घाटा का आकलन कौन करता है, तो CGA यानी जो जीडीपी का जो CGA होते हैं, अभी वर्तमान में SS दुबे है, उन्हीं के द्वारा राजकोषीय घाटा का जो है मापा जाता है। और नापा गया है कि जीडीपी कब से कब तक का नापा जाता है, यानी अभी हम बताएं कि 1 साल का जो है फाइनली रिजल्ट आई है कि इसमें 7.2% के भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। तो एक कब से कब मापा जाता है, तो अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक को जो है फाइनली रिजल्ट आई है।
और इनको नापने के काम कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अभी हम लोग बताएं कि GDPNSO राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय, इसी के द्वारा जो है GDP का आकलन किया जाता है। और देख लीजिए एग्रीकल्चर में 2022 में 4.1% था। एग्रीकल्चर में इसका डेवलपमेंट जो वृद्धि थी जो 4.1% के। लेकिन 2023 की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 2023 में भारत का जो एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई है तो 5.5% की हुई है। और इलेक्ट्रिक की अगर जो बिजली की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 2022 में 6.7% था। लेकिन अगर जो 2023 में हम लोग बात कर लेते हैं तो इसको वृद्धि हुई है। 2023 में 6.9% की वृद्धि हो गई है। तो GDP के से अगर जो आपको कोई प्रश्न पूछता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं GDP को मैं पूरा एक्सप्लेन से बता दिया हूँ। और जो है राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, GDP का मतलब क्या होता है, और जो फाइनल रिजल्ट आई है 2022 और 2023 के, उसमें 7.2% की भारत की वृद्धि हो गई है। जो GDP की वृद्धि हुई है जो कि RBI और SBI ने अनुमान लगाए थे उनसे कहीं ज़्यादा % की जो वृद्धि हुई है। और राजकोषीय घाटा में 6.4% की राजकोषीय घाटा भी हुई है भारत की। और जनवरी से मार्च तक की जो रिजल्ट थी, जनवरी से मार्च तक की रिजल्ट थी, अभी जो लेटेस्ट बताए थे कि GDP को जो मापा जाता है प्रत्येक 3 माह पर मापा जाता है। तो जनवरी से मार्च तक की जो GDP हमारी थी वो 6.1% की थी। कितना दशमलव की? 6.1% की। मैंने पूरा मंथली के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए यूको बैंक का नया CEO और MD केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो यूको बैंक जो है, यूको बैंक को अश्वनी कुमार को जो है केंद्र सरकार ने CEO और MD केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। क्या चीज नियुक्त किया है? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अश्वनी कुमार थे इससे पहले क्या चीज थे? तो यह PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर थे। क्या चीज? चीफ मैनेजर थे। इससे पहले इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर थे। और अश्वनी कुमार के जो केंद्र सरकार ने है जो है यूको बैंक का नया CEO और MD जो है यह 3 वर्षों के लिए चुने हैं। कितने वर्षों के लिए? ये भी आपसे पूछ सकता है कि अश्वनी केंद्र सरकार जो है यूको बैंक ने के अश्वनी कुमार के कितने वर्षों के लिए चुना ये CEO और MD बनाया है? तो यह 3 वर्षों के लिए इसको CEO और MD जो है बनाए हैं। और बता देते हैं चंद्रशेखर घोष जो के हैं क्या चीज़ है? यह बंधन बैंक के CEO हैं। कौन बैंक के हैं? बंधन बैंक के यह CEO हैं। और मैं बात कर लेता हूं बलदेव प्रकाश जो है, बलदेव प्रकाश RBI के CEO हैं। कौन? किनके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अतुल कुमार गोयल जो हैं यह पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं। कि कौन सा बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक के। और अगर जो हम कुछ बात करें तो मैं बात कर लेता हूं और कुछ और देख लीजिए यूको बैंक जो है UCO यूको बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है यूको बैंक की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई है। और यूको बैंक क्या चीज़ है? यह एक ग्रामीण बैंक है और इन्होंने ग्रामीण किसान के लिए और जो है किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको अनुदान देने के लिए यूको बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूको बैंक की अगर जो हम लोग मुख्यालय पूछ दे तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है यह यूको बैंक का जो है यूको बैंक का मुख्यालय है। और मैं बात कर लेता हूँ यूको बैंक की सबसे पहले स्थापना तो 1943 ईस्वी में हुई है। और किसने किए थे? घनश्याम दास बिरला ने। घनश्याम दास बिरला
घनश्याम दास बिरला ने जो है बिरला यूको बैंक की स्थापना किए थे। यह एक ग्रामीण बैंक है जो ग्राम के सभी लोगों को जो है मदद करने में यूको बैंक जो है मदद करता है। तो क्वेश्चन हमारी क्या थी, यूको बैंक के नया सीईओ और एमडी केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है, तो अश्वनी कुमार के। चंद्रशेखर भी याद रखिएगा, यह बंधन बैंक के सीईओ हैं। और बलदेव प्रकाश जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। अतुल कुमार गोयल जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। यह है यूको बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या है, संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन WMO के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है। यह अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना। यह अर्जेंटीना के पहले मौसम विभाग में थे। मौसम विभाग, यह मौसम विभाग में थे। कहाँ के, अर्जेंटीना के। लेकिन अभी जो है संयुक्त राष्ट्र ने मौसम विज्ञान संगठन के लिए सेलेस्टे साउलो को जो है अभी अपना जो है मौसम विभाग का संगठन के महासचिव बना दिए हैं। और यह जो अर्जेंटीना के कब थे मौसम विभाग, तो 2014 ईस्वी से लेकर के अभी तक थे। लेकिन इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र ने इनको अभी महासचिव मान लिए हैं, सेलेस्टे साउलो को। अजय बंगा के बारे में जानते हैं कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन बैंक के, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। नीरा टंडन के बारे में जानते हैं, ये जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के प्रशासनिक विभाग है, यानी व्हाइट हाउस को जो प्रशासनिक विभाग है उसके बारे में देखरेख करने के काम किए उनकी हैं नीरा टंडन। और एस सोमनाथ जो है इसरो, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो के अध्यक्ष जो मुख्य हैं और कौन है, एम सोमनाथ। यह 10वें, ये भी पूछ सकता है आपको कि ये कैमे नंबर के हैं, तो यह 10वें नंबर के जो हैं इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, एम सोमनाथ जो है ये 10वें नंबर के हैं। कैमे नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं, यही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है, तो दामोदर मौजी को जो है नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है, दामोदर मौजी। यह जो है गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के। और कोंकणी, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोले जाते हैं। तो कोंकणी भाषा के कथाकार हैं। क्या चीज़ हैं, कथाकार हैं, कथाकार और उपन्यासकार भी हैं। कहाँ के, गोवा के। तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और 2023 में जो हुई है, 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इससे पहले 2022 ईस्वी में जो मिला था, 2022 ईस्वी में यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किनको मिला था, नीलमणि फुकन को 2022 में जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किनको मिला था, नीलमणि फुकन को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार यह जो है भारत में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार है किन्हें दिया जाता है, इनकी शुरुआत, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1962 ईस्वी में हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें राशि जो है 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है। कितना, 11 लाख रुपया। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और एक वांगा देव, किनको, वांगा देवी की काशी की मूर्ति दी जाती है। क्या चीज़ की, काशी की मूर्ति दी जाती है। वांगा देवी की काशी की मूर्ति दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। 11 लाख रुपया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उपन्यास, कथाकार और साहित्य के क्षेत्र में जो है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 97वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है, तो दामोदर मौजी को जो है इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है।
अब देख लीजिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है साइकिल का प्रचलन जो है धीरे धीरे क्रेज इसकी बढ़ रही है, क्योंकि साइकिल का क्रेज इसलिए बढ़ रहा है, चाइना भी खुलकर बाइक से ज़्यादा साइकिल का यूज कर रहा है, क्योंकि साइकिल के यूज करने से जो हमारी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर भी बढ़िया रहेगा, और बाइक से चलाते चलाते हम लोग जो है काफ़ी आलसी हो गए हैं। इसीलिए 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। 3 जून को क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं? तो 3 जून को हम लोग विश्व साइकिल दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस के रूप में। और बात कर लेते हैं 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व योगा दिवस। क्या चीज? विश्व योगा दिवस। विश्व योगा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व योगा दिवस। तो विश्व योगा दिवस जो है हम लोग 21 जून को मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? महिला दिवस। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 10 नवंबर को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? तो विश्व विज्ञान दिवस। क्या चीज? विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस अगर जो आपसे पूछ दे कि विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर जो पूछते हैं आपसे तो यह 28 फरवरी के जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 3 जून को याद रखिएगा, 3 जून को जो है साइकिल डे मनाया जाता है। विश्व साइकिल डे जो है, वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को जो है विश्व बाइसिकल डे मनाया जाता है। किस शहर का नाम जो है अहिल्यानगर रखा गया है? तो अहमदनगर को नाम बदल करके जो है अहिल्यानगर रखा गया है। अहमदनगर कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के बता दीजिए मुख्यमंत्री अभी सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और देख लीजिए अहिल्यानगर इसीलिए रखा गया है कि मराठा के जो रानी थी, और वो मराठा अपने पति को मर जाने के बाद इन्होंने 30 वर्षों तक अपने मराठा के जो साम्राज्य था उनको संभाले थे। उन्हीं के जयंती पर जो है अहमदनगर के नाम बदल करके अहिल्यानगर रखा गया है। किनका नाम रखा गया? अहमदनगर के नाम बदल करके अहिल्यानगर जो है इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है। और देख लीजिए यही है अहिल्याबाई। कौन है? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ये मराठा साम्राज्य के अपने पति जो है, इनके मृत्यु के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को 30 वर्षों तक जो है संभाले थे। नेक्स्ट चल लेते हैं। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? तो विद्युत बिहारी स्वयं जो हैं ये यूपीएससी के सदस्य बन गए हैं। किन के सदस्य बन गए हैं? यूपीएससी के सदस्य बन गए हैं। और मैं बात कर लेता हूं यूपीएससी के अध्यक्ष कितने हैं? यूपीएससी अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन है? तो यह मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। अब टोटल मेंबर की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो टोटल मेंबर जो होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है। कितना? एक अध्यक्ष होता है, और टोटल जो 10 हैं, टोटल 10 सदस्य इसके होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? टोटल 10 सदस्य होते हैं। तो मनोज सोनी जो है विद्युत बिहारी स्वयं को जो है यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं। तो मनोज सोनी जो हैं इनके जो है मनोज सोनी क्या चीज़ काम कर रहे हैं? मनोज सोनी द्वारा जो है विद्युत बिहारी स्वयं को शपथ दिलाया गया है। क्या चीज़ किया गया है? शपथ दिलाया गया है। अब यूपीएससी की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो इसका गठन 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यूपीएससी का जो है गठन 1926 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को हुआ था। और अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएससी यानी कि यूपीएससी को किस अनुच्छेद में रखा जाता है? तो अनुच्छेद
315 में जो है यूपीएससी का वर्णन किया गया है। यूपीएससी का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जानते हैं हम लोग कि WHO ने बाहरी ऑडिटर के रूप में फिर से इनको जो है 3 वर्षों के लिए यानी 2023 से लेकर 27 तक ये जो फिर अपने पद पर रहेंगे। CAG कैज के रूप में जो है इस कैज को अनुच्छेद 148 के रूप में रखा गया है कैज को, तो इनको फिर से जो है 2027 तक के लिए जो है चुना गया है। नीरा टंडन के बारे में जानबे करते हैं कि नीरा टंडन कौन है, तो यह नीरा टंडन जो है नीरा टंडन के बारे में जानते हैं कि यह व्हाइट हाउस के जो है प्रशासनिक विभाग हैं। और आर दिनेश कौन है, CII के जो है अध्यक्ष हैं आर दिनेश हैं। तो यही जो है मनोज सोनी जो है विद्युत बिहारी स्वयं को जो है शपथ दिलाते हुए और यह यूपीएससी के चेयरमैन हुए और यूपीएससी के सदस्य जो हुए यह बिहारी जी हुए। भारत वियतनाम तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत और वियतनाम की जो सुरक्षा समुद्री सुरक्षा पर जो वार्ता चल रही है, इनको इसमें बताया गया है कि समुद्र में जो है काफ़ी गंदगी फैल रही है, तो इनको लेकर के समुद्र को स्वच्छ करने को लेकर भारत और वियतनाम में वार्ता हुई है कि इसको कैसे स्वच्छ किया जाए। और चीन सागर जानते हैं कि चीन सागर को लेकर भी बात कही गई है कि चीन सागर को भी किस प्रकार से स्वच्छ किया जा सकता है। और बता देते हैं तो कहाँ इसका जो वार्ता चली है भारत और वियतनाम के बीच, वो कहाँ, न्यू दिल्ली में चली है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से में रखिएगा, कहाँ चली है, न्यू दिल्ली में चली है। और अगर जो मैं बात कर लेता हूँ कहाँ चीज, वियतनाम के पड़ोसी देश तो जानवे करते हैं, चाइना है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब का क्या चीज़ है, वियतनाम के पड़ोसी देश है। तो वियतनाम आपको भूलना नहीं है कि वियतनाम कहाँ है, तो चीन, लाओस, कंबोडिया के बीच में जो है वियतनाम पड़ता है। तो वियतनाम और इसके राजधानी कहाँ है, आप लोग बता दीजिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, इसका मुद्रा कौन है और इसका जो अभी वर्तमान में PM कौन है, PM कौन है। तो ये इसको आप बता दीजिए जल्द से जल्द कि इसको जो है कौन है। बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी। राजधानी जो है कहाँ, हनोई। राजधानी वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई में है। और मुद्रा कौन है, तो मुद्रा डोंग है। क्या चीज़ है, मुद्रा डोंग है। और जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं कौन है, फान चिन्ह मिन। जानबे करते हैं चीन के बलग बलग के याओ वाओ कुछ भी करके नाम धर देते हैं। फान चिन्ह मिन, ये कोई नाम हो गया, हम लोग तो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कौन सी, मिन। फान चिन्ह मिन यानी जो मन में चूहा खाए, बिल्ली खाए, सब चीज़ नामे धर दीजिए। चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पड़ोसी देश हैं, तो इनमें कुछ नाम धर देते हैं। भाई यहाँ से बढ़िया चूहे नाम धर दो, आदो करे में आसान होगा। तो बच्चा को सिर्फ जो है करेंट पढ़ाई जो है स्टूडेंट को तकलीफ देती है, स्टूडेंट को तकलीफ। अगर जो बात कर लेते हैं कि अगर जो देश को बढ़ाना है, गांव को बढ़ाना है, समाज में इज्जत प्राप्त करना है, तो आपको जो है मन से पढ़नी होगी। और जब तक अगर जो आप मन से नहीं पढ़ते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग मन से पढ़िए। और जानते हैं कि इधर जो है बहुत सारे हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने 75,000 बिहार पुलिस के वैकेंसियाँ की बात कर दिए हैं। और मैं बता देता हूँ कि जो मेडिकल लाइन में है, मेडिकल लाइन में भी 1 लाख से प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो उधर तो छोड़ दीजिए, वो डिग्री का कमाल है, लेकिन 75,000 जो है वो उसमें से आपको चूज करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो रिजल्ट बनाने वाली है करेंट अफेयर्स। तो हमारी रुक्मिणी एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म पर है, वो करेंट अफेयर्स की जो है क्लास काफ़ी रफ्तार में चल रही है। और डेली हम लोग करेंट अफेयर्स का जो है डिस्कशन के साथ करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो GDP लेकर के एग्जाम में आ जाएगी क्वेश्चन, बिहार में आ जाएगी। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा, ताकि
आपको एग्जाम में नहीं छूटेगी। बोनस मार्क्स जो है करेंट अफेयर्स यानी 15 से 20 से 25 कभी कभी तो एग्जाम में पूछ देती है, तो करेंट अफेयर्स को आप लोगों को विशेष ध्यान देनी होगी। स्टैटिक के तो जानवे करते हैं, और जो हो गई हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चलता ही रहेगा, लेकिन करेंट अफेयर्स पर आप लोग विशेष ध्यान आपको देनी होगी। और दरोगा की भी वैकेंसी आ रही है, तो यही कंबोडिया के जो हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं दोनों आपस में वार्ता न्यू दिल्ली में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेद कुमारी धई का निधन हो गया है, वह कौन है? तो यह संस्कृत विद्वान है। तो वेद से इसी पता चल जाएगा, वेद कुमारी धई जो है, वेद कौन सी? संस्कृत का होंगे। किस चीज़ का होंगे? संस्कृत का। और इनका जो जन्म, इनका मृत्यु तो जानते हैं कि हाल फिलहाल में 2023 ईस्वी में हो गई है। और इनका जन्म जो हुआ है, जन्म 1931 ईस्वी में हुआ है। और किस राज्य से ये संबंधित हैं? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो इनका जन्म जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि वेद कुमारी धई का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह इनको जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये पेशे से क्या थे, ये क्या उन काम करते थे? तो यह सांस्कृतिक थे, सांस्कृतिक विद्वान थे। और इनको जो है 2001 ईस्वी में भारत के जो चौथे सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री, कौन सा है? पद्मश्री से भी जो है इनको नवाजा गया था 2001 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद करनी होगी। और मैं बता देता हूं कि अब मैं कल का क्वेश्चन अब हमारे साथ रफ्तार से स्कैन में आप लोग जो है इसको एक बार में बनाते हैं। इसको रिवीजन सबसे पहले हम करते हैं। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना दिवस आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है 2 जून 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बंटवारा हुई थी। तो उसी दिन से है हम लोग तेलंगाना दिवस के रूप में 2 जून को मनाते हैं। 31 मई को तो जानबे करते हैं आप लोग कि 31 मई को हम लोग जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, और 1 जून को जो है दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया था? तो असम में चलाया गया है। गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाया गया है, और हफ्ता में यह ट्रेन जो है 6 दिन तक चलेगी। हाल ही में घर आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा राज्यों ने शुरू की है। उड़ीसा के सरकार जो है यह कहें कि 3 लाख तक उन्होंने होम लोन देने की बात कही है, और 10 वर्षों तक जो है लौटाना होगा, और बेहद कम ब्याज पर लौटानी होगी। मच्छर जो है ना काफ़ी तंग करता है, या मक्खी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या चाहिए? मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो है खिताब किसने जीता है? तो HS प्रणय जो है वो जीते हैं बैडमिंटन में। और भारत में जो मलेशिया बैडमिंटन अभी तक टोटल 4 मेडल आ चुकी है। साइना नेहवाल ने 1 मेडल जीते हैं, PV सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, और पुरुष में है मात्र मेल में 1 मेडल जो हाल फिलहाल में आई है वो मलेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। टोटल मेडल यानी इससे पहले जितना भी बैडमिंटन में मेडल जीते थे महिलाएं साइना नेहवाल और PV सिंधु ने जीते थे। तो टोटल 4 मेडल हो गई है अब हमारे पास। हाल ही में CPO 2028 के सलाहकार समिति का सदस्य किसे बनाया गया है? तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को बनाया गया है। COP28 क्या चीज़ है? यानी क्लाइमेट को लेकर के जो सुरक्षा प्रदान करनी है उसमें बात करनी है। तो भारत के 2 सदस्यों को चुना गया है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को जो है चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के नमो सत्कर्णी महासम्मान का आयोजन किया गया है? तो यह किसको किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि अगर जो आप कल के क्लास देखेंगे तो आपको पूरा मालूम होगा। किस देश के राजा ने नोएडा सिंहासन में जो है अपनी पहली यात्रा पर शुरू की है? तो किस देश का है? तो कल का वीडियो में आप जाकर देखिएगा। डेली वीडियो देखिएगा तो डेली आप जो है लगा सकते हैं इसको भी। अब मैं कल का वीडियो देखकर इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बतानी होगी। NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रामचंद्र मूर्ति कोंड भाटला के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 गो मैं छोड़ा हूँ, कल का वीडियो देख लीजिए, कल का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल
किसके नाम पर रखा गया है, तो यह वीर सावरकर के रूप में रखा गया। वीर सावरकर जो है उनके नाम पर रखा गया है। ये VVI है, इसको भी आपको याद करनी होगी। आईफा 2023 23वां संस्करण जो बेस्ट फिल्म का चल रहा था, अवार्ड UAE में यानी कि सऊदी अरब में चल रहा था, उसमें कौन मूवी को मिला है? दृश्यम 2 को मिला है, जो अजय देवगन का मूवी है। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स की क्लास आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपने अगले क्लास में मिलता हूं। तो आप लोग भी करंट अफेयर्स की क्लास ना छोड़े। डेली करंट अफेयर्स का जो क्लास चल रही है, आपकी जो अपनी परिवार का जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर आप डेली बने रहें। और सुबह जो है सुबह और हम लोग मॉर्निंग स्वस्थ रहते हैं, तो आधा घंटा हम लोग करंट अफेयर्स डेली लेटेस्ट जो चलते हैं वो आप इसका रिवीजन और जो है इसका कर सकते हैं। आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।